हाँ मित्रों, नमस्कार। मैं अजय कुमार श्रीवास्तव परीक्षा मंथन के आधिकारिक यूट्यूब चैनल से आप लोग का स्वागत करता हूँ। इसके पहले के जो भी मेरे लेक्चर थे अर्थव्यवस्था के, उसमें मैंने कृषि के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। आज एक हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय अर्थव्यवस्था में, एग्रीकल्चर सेक्टर में है, हरित क्रांति, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ग्रीन रिवॉल्यूशन। ये ग्रीन रिवॉल्यूशन होता क्या है, किन परिस्थितियों में ये रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई, इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या रहे, नेगेटिव इफेक्ट क्या रहे, फिर आगे चलकर एवरग्रीन रिवॉल्यूशन की क्यों बात आई या ग्रीन रिवॉल्यूशन सेकंड फेज़ की क्यों बात आई, ये सब की चर्चा की जाएगी। और इससे संबंधित प्रश्न भी बहुत ज़्यादा सिविल सेवा में पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में, डिस्क्रिप्टिव में, निबंधात्मक। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लें हरित क्रांति का अर्थ क्या होता है। तो पहले तो बात आती है हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन। क्रांति का अर्थ होता है ड्रास्टिक चेंज, आमूलचूल परिवर्तन, यानी कृषि क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन की बात हुई। खासकर 1960 के दशक में भारत में देखा जाए तो 1965-66 का दशक या वर्ष कह लें हम, ये इसलिए महत्वपूर्ण है भारतीय कृषि में कि काफ़ी खाद्यान्नों की कमी हो गई और भारत एक खाद्य संकट के गिरफ्त में आ गया। उस समय अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको इत्यादि से आदि देशों से कुछ ऐसे बीजों को लाया गया जिनको हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स बोलते हैं, और पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, ट्रायल के रूप में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में उन बीजों का प्रयोग किया गया। उन बीजों की खास बात थी कि इनके लिए बहुत अधिक रासायनिक उर्वरक और पानी दोनों चाहिए थी इनपुट के रूप में। इनपुट मतलब आगत जो हम लगाते हैं। इससे क्या हुआ कि जो किसान संपन्न थे वो तो हरित क्रांति का लाभ लेने में सफल हुए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हरित क्रांति ये नाम किसने दिया। इस कृषि उत्पादन, जो कृषि उत्पादन बढ़ा उस समय, खासकर गेहूं, चावल, इन सब को जो उत्पादन बढ़ा, ये हरित क्रांति नाम दिया अमेरिका के एक कृषि वैज्ञानिक थे, उनका नाम था विलियम गॉड। विलियम गॉड, ये नाम बहुत पूछा जाता है कि किस व्यक्ति ने ये हरित क्रांति नाम दिया। ऑब्जेक्टिव में ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, तो आपको याद रखना होगा, वो नाम है विलियम गॉड। और पूरे विश्व स्तर पर जो हरित क्रांति के जो जनक कहे जाते हैं, उनमें नाम आता है नॉर्मन बोरलॉन्ग का। नॉर्मन बोरलॉन्ग, ये भी अमेरिका के थे। भारत में जो हरित क्रांति के जनक थे इंडिया में, उनका नाम था डॉक्टर MS स्वामीनाथन। स्वामीनाथन ये भारतीय वैज्ञानिक थे जिनको भारतीय हरित क्रांति का जनक हम कह सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि वो कौन कौन से वो कंपोनेंट हैं जो हरित क्रांति को पूरा करते हैं। ठीक है, तो हरित क्रांति का पहला जो घटक है, पहला जो आवश्यक अंग रहा, वो रहा हाई यील्डिंग वैरायटीज सीड्स। हाई यील्डिंग वैरायटी
सीड्स, इसको बोलते हैं उन्नतशील किस्म के बीज। इन बीजों की खास बात यह थी कि इनके लिए ज़्यादा सिंचाई की सुविधा भी चाहिए थी, इरिगेशन अच्छा हो, और दूसरा रासायनिक उर्वरक जिसको केमिकल फर्टिलाइजर कहते हैं, NPK, नाइट्रोजनी, फास्फोरस और पोटास ज़्यादा चाहिए थी। तय है कि इन बीजों का प्रयोग वही किसान कर सकते थे जो संपन्न हो, जिनके पास ज़्यादा पैसा हो, जो उर्वरक खरीद ले और जिनके पास सिंचाई की अच्छी सुविधा हो। ठीक है। दूसरा जो भाग रहा है वो रहा है कि एक नए क्रॉप पैटर्न को जन्म दिया, नए फसल प्रतिरूप कह लें हम, इसको बोल सकते हैं हम न्यू क्रॉपिंग पैटर्न। इसका अर्थ क्या हुआ? चूंकि गेहूं, चावल, मक्का इत्यादि की ऐसी हाइब्रिड किस्में आ गई जो कम समय में पैदा हो, तो जब कम समय में पैदा होगी तो एक नए तरह का फसल, और किसान जैसे रबी और खरीफ जायद लेते थे तो उनमें उन्होंने एक और नए फसल प्रतिरूप को जन्म दे दिया, जिसमें उनको समय मिल गया क्या बोने का। उसमें मुख्य रूप से आता है जौ, तिलहन, आलू की खेती इन्होंने शुरू कर दी। कहने का अर्थ है कि फसलों के पैटर्न में चेंज हो गया। तीसरा आता है पॉइंट, हरित क्रांति को पैकेज टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं। हरित क्रांति को पैकेज तकनीक भी बोलते हैं, पैकेज टेक्नोलॉजी। तो तीसरा पॉइंट आता है कि एक नए एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी और न्यू आगतों का पैकेज का प्रयोग किया गया। नई कृषि तकनीक एवं कृषि आगतों का प्रयोग। आगत की इंग्लिश होती है इनपुट्स। एग्रीकल्चर इनपुट्स पहले समझ लें क्या होती है। एग्रीकल्चर इनपुट्स का अर्थ हुआ जिन चीजों को लगाकर हम खेती करते हैं, जैसे कृषि आगत में आ जाएगा, आगत की इंग्लिश होती है इनपुट, इसमें आ जाएगा आपका खाद, बीज, सिंचाई, कीटनाशक, पेस्टिसाइड्स वगैरह, ये सब एग्रीकल्चर इनपुट्स हैं, कृषि आगत है। तब उत्पादन होता है जिसको निर्गत बोलते हैं, इनपुट आउटपुट इसको बोलते हैं। तो न्यू कृषि तकनीक का अर्थ हुआ कि अब हम ट्रैक्टर का प्रयोग करना शुरू कर दिए, हार्वेस्टर का प्रयोग करना शुरू कर दिए, और आगतों में हम खाद, कीटनाशक वगैरह का प्रयोग कर दिए, DDT वगैरह का। इससे क्या हुआ कि उत्पादन तो बढ़ा, लेकिन आगे चल के जमीन की उर्वरता कम हो गई। यह इसका नकारात्मक प्रभाव रहा हरित क्रांति का। इसी तरह हरित क्रांति का अगला जो घटक रहा वो था कि उसी समय कई सार्वजनिक संस्थाओं की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गई।
और उसी समय एफसीआई की भी स्थापना की गई। एफसीआई 1965 के आसपास। एफसीआई का फुल नेम होता है भारतीय खाद्य निगम, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये करता क्या है? ये बफर स्टॉक है। सरकार अनाजों से, किसानों से अनाज खरीदकर एफसीआई में ही रखती है। ये वेयर हाउस है, एफसीआई में ही रखती है। तो एफसीआई की भी स्थापना उसी समय की गई, क्योंकि हरित क्रांति से उत्पादन बढ़ा फसलों का, तो एफसीआई की जरूरत पड़ गई ताकि खाद्य का भंडारण हम कर सके। इसी तरह न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी की बात की गई। न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी, जिसको एमएसपी बोलते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसकी घोषणा कौन करता है? वर्तमान में तो सीपी है, लेकिन उस समय हरित क्रांति के टाइम में एपीसी एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई। यह भी उसी समय की गई, ग्रीन रेवोल्यूशन के ही आसपास। उद्देश्य क्या था कि अगर किसानों का उत्पादन बढ़े तो किसान बिल्कुल ना घबराएं। वो तो बाजार में अगर अच्छा मूल्य मिल रहा है तो बाजार में अपने उत्पादन को बेच दें, नहीं तो सरकार इस मूल्य पर खरीदने को तैयार थे, एमएसपी पे। तो उस समय एपीसी बोलते थे। तीसरी बात, उसी समय इन सब नई रणनीति के साथ हरित क्रांति का जन्म हुआ, और हरित क्रांति गेहूं में तो सफल रही। गेहूं और चावल का उत्पादन बढ़ा, और गेहूं का उत्पादन इतना बढ़ा कि इसको कुछ कृषि विज्ञानियों ने गेहूं की क्रांति कहना शुरू कर दिया। लेकिन तिलहन और दलहन, तिलहन और दलहन का उत्पादन स्थिर रहा या कम हो गया। तिलहन का अर्थ होता है जिससे तेल निकलता है, इसको बोलते हैं ऑयल सीड। ऑयल सीड कैसे निकलता है? इसमें आता है मस्टर्ड, सरसों, सूरजमुखी, तिल, अरंडी। अरंडी की इंग्लिश क्या होती है? कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल, अरंडी। ये सब का उत्पादन स्थिर है या कम हो गया। इसी तरह दलहन, जिसको बोलते हैं पल्स सीड, पल्स सीड, इसमें क्या आता है? अरहर, मूंग, मसूर, चना, ये सब पल्स सीड है। इसके उत्पादन स्थिर है या कम हो गए। इसके अलावा हरित क्रांति में क्या हुआ? इसके नेगेटिव इफेक्ट अब देख लीजिए क्या हुए। उत्पादन तो बढ़े गेहूं और चावल के, लेकिन इसके नकारात्मक जो पक्ष रहे ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहे। पहला, रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग, कीटनाशकों का, डीडीटी वगैरह का अत्यधिक प्रयोग करने से क्या हुआ? पर्यावरण प्रदूषण हुआ, पर्यावरण का स्तर गिरा, और भूमि की उर्वरता कम हो गई। भूमि की उर्वरता कम हो गई। ठीक है। दूसरा, इसने क्षेत्रीय विषमता को जन्म दिया। क्षेत्रीय विषमता यह कैसे हुआ? जिसको बोलते हैं रीजनल इम्बैलेंसेस, रीजनल डिस्पैरिटी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रीजनल
डिस्पैरिटी। कहने का अर्थ है कि जिन क्षेत्रों के किसानों ने इस नए पैकेज टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया, जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, वहाँ किसान तो संपन्न हो गए, उनकी आय बढ़ी। लेकिन ईस्टर्न यूपी, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, जहाँ पे बड़े किसान नहीं थे जो HYV सीड्स का प्रयोग करें, जो अच्छी सिंचाई का लाभ उठा सकें, तो ये गरीब के गरीब रह गए। इससे क्षेत्रीय विषमता बढ़ गई। यही नहीं, इससे अंतर वैयक्तिक विषमता भी बढ़ी। इससे क्या हुआ? अंतर वैयक्तिक विषमता मतलब एक ही गांव में जो संपन्न किसान थे, जिन्होंने प्रयोग किया वो संपन्न होते गए, जो गरीब थे वो गरीब होते गए। इन्हीं सब बुराइयों को दूर करने के लिए अब सरकार द्वितीय हरित क्रांति, सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन कहिए या सदाबहार क्रांति कहिए, सदाबहार क्रांति पर जोर दे रही है। सदाबहार क्रांति पर जोर दे रही है। तो पहले हम जान लें कि ये सदाबहार क्रांति क्या होती है। तो सदाबहार क्रांति के मुख्य जो कंपोनेंट्स हैं वो हैं, नंबर 1, रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैव उर्वरक का प्रयोग, बायो मैन्यूअर्स, बायो फर्टिलाइजर, जैव उर्वरक का प्रयोग। यानी अब NPK नहीं, यूरिया, नाइट्रोजनी, फास्फोरस, पोटास, रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं करेंगे। अब हम किसका प्रयोग करेंगे? एजोला, जलकुंभी, गोमूत्र, गोबर, इन सब का प्रयोग करेंगे। वर्मी कल्चर, केचुआ पालन, वर्मी कल्चर मैंने बताया था पिछले लेक्चर में। वर्मी कल्चर क्या होता है? जो अर्थवार्म होता है केचुआ, वो ज़मीन की फर्टिलिटी बढ़ाता है। वो पोरस कर करके गीला कर दीजिए। तमाम NGOs हैं जो केचुए को बेचते हैं, खेत में केचुआ छोड़ दीजिए, वो धीरे धीरे मिट्टी को पोरस बना के फर्टिलिटी ग्रेनुअल्स छोड़ता है, फर्टिलिटी बढ़ाता है। वर्मी कल्चर, केचुआ पालन, इन सबसे जैव उर्वरक का प्रयोग इसको बोलते हैं। दूसरी बात हुई कि किसानों की इनकम बढ़े, इसके लिए भंडारण क्षमता। आज के डेट में सरकार PPP मॉडल पर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर शीतगृह जिसको बोलते हैं, कोल्ड स्टोरेज, इनका पूरा चेन स्थापित कर रही है ब्लॉक लेवल पे। यह भी सदाबहार क्रांति का भाग है, क्योंकि जब कृषक का उपज तब तक वो रखने की भंडारण की क्षमता रहेगी जब तक उसको अच्छा मूल्य ना मिल जाए, तो फिर वो सदाबहार क्रांति अधूरी रहेगी। तो कहने का अर्थ है कि आधुनिक भंडारण क्षमता को बढ़ाना, आधुनिक भंडारण क्षमता को बढ़ाना। इसी क्रम में हम किसान रेल की बात कर सकते हैं। ये सब भी चीजें हैं। तीसरी बात है सॉइल टेस्टिंग, मृदा परीक्षण, सॉइल टेस्टिंग। मिट्टी अम्लीय है कि क्षारीय है, कैसी मिट्टी है, उसके अनुसार कितना मैन्यूअर डालें, कौन सी फसल लें, इसकी बात की गई है। ये भी एवरग्रीन क्रांति के भाग है। और आपको हम बता दें कि PM मोदी ने 19 फरवरी 2015 को सूरतगढ़,
जो श्री गंगानगर राजस्थान में है, वहाँ पे नेशनल सॉयल हेल्थ कार्ड की शुरुआत की। नेशनल सॉयल हेल्थ कार्ड की शुरुआत की। मिट्टी परीक्षण के लिए लैब बने हुए हैं किसान विकास केंद्र वगैरह पे। ये भी सॉइल टेस्टिंग इस एवरग्रीन रिवोल्यूशन का भाग है। तीसरा है, अगला पॉइंट है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसको समझिए क्या है। पानी की खेती। पानी की खेती मतलब बारिश में जो जल इकट्ठा हो रहा है उनको हम ऐसा इकट्ठा करें, ऐसा एकत्रित करें इमारतों पे, ताकि जब बारिश ख़त्म हो जाए और पानी की कमी हो तो फिर हम उसका यूज़ कर लें, खेती में कर लें या घरेलू कार्यों में कर लें। अगला पॉइंट है एवरग्रीन रिवोल्यूशन का लैब टू लैंड कार्यक्रम है, कि जो कृषि वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में रिसर्च कर रहे हैं उनको हम कैसे कृषि जमीन पर लागू करें। कहने का उद्देश्य है कि मेरी ज़मीन भी ना खराब हो और मेरी पैदावार भी बढ़ती जाए और किसानों को अच्छा दाम भी मिले। और इस एवरग्रीन क्रांति के जो जन्मदाता हैं वो भी एम.एस. स्वामीनाथन ही है। एम.एस. स्वामीनाथन उनका नाम आता है। तो एक आध प्रश्नों की हम बात कर लें जो हरित क्रांति से संबंधित हैं। सबसे पहले तो प्रश्न ये है कि हरित क्रांति भारत के किस क्षेत्र से शुरू हुआ था, किस विश्वविद्यालय का योगदान रहा है भारत में हरित क्रांति को शुरू करने में। इसका जवाब है पंतनगर, जो उत्तरांचल में है। भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय है जो 1960 में गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय स्थापित हुआ। एक तरह से जन्मस्थली कही जाती है वो हरित क्रांति की। दूसरा प्रश्न इस तरह आ सकता है कि हरित क्रांति के विपक्ष में क्या सही है। पहला पॉइंट है भूमि उर्वरता में कमी। दूसरा है आगतों की मांग में वृद्धि। आगतों की मांग में वृद्धि। आगत क्या होते हैं मैंने बता दिया। आगत कृषि आगत का अर्थ हुआ जो इनपुट्स हैं, फर्टिलाइजर है, सिंचाई है, बीज है। तीसरा है सी क्षेत्रीय विषमता में वृद्धि। चौथा है व्यक्तिगत आय में विषमता। तो पहला है ए और बी, दूसरा है ए बी सी, तीसरा है सी डी, चौथा है ए बी सी डी, यानी वो चारों है। चारों जो हैं ये विपक्ष में सही है, क्योंकि क्षेत्रीय विषमता में भी वृद्धि हुई, व्यक्तिगत आय में भी विषमता आई। एक ही गांव में संपन्न किसान और संपन्न हो गया, गरीब किसान गरीब ही रहा। भूमि उर्वरता में भी कमी रही और आगतों की मांग में वृद्धि हुई। ऐसे ही एक प्रश्न और है, कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है। कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है। पहला ए हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स या जीएम सीड्स जेनेटिकली मॉडिफाइड, जैसे वीटी कपास, वीटी बैगन वगैरह है। बी ग्लास हाउस में पौधे उगाना, ग्लास हाउस में पौधे उगाना।
सी शिफ्टिंग कल्टीवेशन, झूम खेती, जगह बदल बदल के जो खेती होती है। और डी है ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऐसी फार्मिंग जिसमें जैव उर्वरकों का, गोबर का, गोमूत्र का प्रयोग हो। तो इसका जवाब है जैविक खेती, क्योंकि जैविक खेती से ही पर्यावरण में संरक्षण मिलती है। और अपने पहले के वीडियो में मैंने चर्चा किया था कि भारत में सिक्किम एक ऐसा राज्य है जो ऑर्गेनिक स्टेट घोषित हो चुका है। वहाँ पे आपको यूरिया वगैरह का प्रयोग करते हुए कोई नहीं मिलेगा, अगर कोई भी रखेगा तो उसको पनिशमेंट मिल जाएगा। वहाँ पे गोमूत्र, जलकुंभी, जैव उर्वरकों का ही प्रयोग होता है। अब भारतीय कृषि में जो सबसे एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है मिट्टी के बारे में थोड़ी चर्चा कर लें, क्योंकि मिट्टी के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि कैसी पैदावार होगी, कितनी होगी। सॉइल जिसको बोलते हैं मृदा। तो सबसे पहली बात है कि भारत में जो कृषि के समक्ष चुनौती है वो ये है कि आबादी बढ़ती जा रही है और कृषि क्षेत्र मेरा कम होता जा रहा है, कृषि क्षेत्र घटता जा रहा है। तो बढ़ती आबादी का पेट हम तभी भर सकते हैं जब तक हम मिट्टी की उर्वरता को नहीं बढ़ा देंगे। काफ़ी चुनौतीपूर्ण कार्य है। तो मिट्टी की उर्वरता कैसे बढ़ती है, इसके कई पॉइंट हैं। पहली बात तो ये है कि खेत को हम एक आध साल के लिए खाली छोड़ दें, परती छोड़ दें। परती छोड़ दें, खाली छोड़ दें, खाली छोड़ दें। इससे क्या होता है, खाली छोड़ देने से जो मिट्टी के पोषक तत्व हैं वो फिर वायुमंडल के द्वारा मिट्टी में शामिल हो जाते हैं और मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है। दूसरा पॉइंट है कि सॉइल को फर्टाइल करने का अच्छा तरीका है जैव उर्वरकों का प्रयोग करें हम। जैव उर्वरक, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं अभी। वर्मी कल्चर वगैरह, एजोला वगैरह, इसकी हम बात करें। इसके अलावा बात आती है फसल चक्र, क्रॉप रोटेशन। फसल चक्र की, इसको समझिए क्या है। फसल चक्र के अंतर्गत हम लगातार गेहूं, धान अगर खेत में बो रहे हैं तो बीच में हम लेगुनस फसलों को बोलते हैं, दलहनी, दाल वाली, जैसे अरहर है, लेगुनस से। इससे फायदा क्या होता है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन को बढ़ावा देती हैं, जमीन में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाती हैं। इनकी जो गांठें होती हैं वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेके और नाइट्रेट में बदल के मिट्टी की उर्वरता को और बढ़ाती है लेगुनस फसलें, दाल वाली फसलें। तो फसल चक्र अगर हम बदल देते हैं तो इससे मेरी खेत की उर्वरता बढ़ जाती है। अगला जो पॉइंट है मिट्टी को उपजाऊ बनाने में, मल्टीपल क्रॉपिंग। बहुशस्यता जिसको बोलते हैं, बहुफसली। इसमें क्या आता है कि 2 या 2 से अधिक फसल हम एक साथ लें। जैसे गेहूं अगर है खेत में, रबी में फसल में गेहूं अगर बोए हैं तो जौ भी बो दे, सरसों भी बो दे। इससे क्या होता है कि एक फसल का जो वेस्टेज होगा खेत में ही दूसरे के लिए पोषक तत्वों का कार्य कर जाएगा। कपास की अगर खेती है तो साथ में मूंगफली बो दें, पीनट्स। इससे क्या होगा, लैंड की पूरी फर्टिलिटी मेरी मेंटेन होगी।
तो कहने का अर्थ है कि ये सब करने से मेरे खेत को मजबूती मिलेगी और हम आगे बढ़ते जाएंगे। बहुत से ढेर सारे प्रश्न हरित क्रांति या भारतीय कृषि संबंधित पूछे जाएंगे। अभी कृषि के कुछ और टॉपिक बाकी हैं, इनके होने के बाद हम इस पे आधारित प्रश्न को भी हल कराएंगे। तब तक के लिए, और इससे संबंधित कोई भी अगर कमेंट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। ओके, थैंक यू।